इंट्रोडक्शन। क्या आप अपनी एक कंपनी बनाना चाहते हैं पर नहीं जानते कि शुरुआत कहाँ से करें? क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर आपके लिए फिट होगा? यह समरी आपको एक कॉरपोरेशन बनाने और मैनेज करने के लिए गाइड करेगी। इसमें आप अमीर लोगों के सीक्रेट्स और वह कैसे सक्सेसफुल कंपनीज को चलाते हैं, ये जानेंगे। यह सीक्रेट्स अलग अलग जगहों पर यूज किए जाने वाले अच्छे और बुरे प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे। आप ये भी जानेंगे कि किसी भी बिजनेस में अपने पैसों को बचाकर कैसे रखा जा सकता है। आप सीखेंगे कि चार्जिंग ऑन ऑर्डर का इस्तेमाल आप अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस का नाम बनाए रखने का आर्ट, अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिश्ता बनाना सीखेंगे, और अगर कभी आपका बिजनेस खत्म होने लगे तब आपको क्या करना है, उसके लिए खुद को तैयार करना भी सीखेंगे। अपनी टीम को सक्सेस की ओर ले जाएं और एक सक्सेसफुल बिजनेस की ओर अपनी जर्नी शुरू करें। अमीर लोगों की टेक्निक्स को अच्छे से समझें ताकि आप अभी से अपना एम्पायर बनाना शुरू कर सकें। योर एंटिटी मेन्यू। बीते कई सालों में एक बिजनेस खड़ी करने के लिए कई स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इन स्ट्रक्चर्स, या जिन्हें हम एंटिटीज कहते हैं, इनके अपने फायदे और नुकसान होते हैं। यह चैप्टर आपको इसे समझने में और आपके यूनिक पर्पस के लिए सबसे अच्छी एंटिटी को चुनने में आपकी मदद करेगा। चलिए बुरी एंटिटीज से शुरुआत करते हैं। इनमें सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर जनरल पार्टनरशिप आते हैं। इन एंटिटीज को बुरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ भी हो, पर यह आपके एसेट को प्रोटेक्शन नहीं देती है। आइए जॉनी का एग्जाम्पल देखते हैं। उसने अपने प्लम्बिंग के बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। जब उसे मदद के लिए किसी की जरूरत पड़ी तो उसने डेमियन को एक एम्प्लॉई के तौर पर हायर किया, लेकिन जॉनी ने उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की। उसने बस यही सोचा था कि डेमियन एक भला इंसान लगता है। उसे हायर करना जॉनी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि डेमियन ने जॉनी के एक कस्टमर पर हाथ उठा दिया था। इस घटना की वजह से जॉनी के बिजनेस पर मुकदमा हुआ। उसकी कंपनी में होने वाले किसी भी घटना की जिम्मेदारी उसकी थी। इस मुकदमे की वजह से जॉनी ने अपना सब कुछ खो दिया, यहां तक कि अपना परिवार भी। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने सोल प्रोप्राइटरशिप स्ट्रक्चर को चुना था। जनरल पार्टनरशिप को तो सोल प्रोप्राइटरशिप से भी बदतर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरल पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। इसमें आपका पर्सनल एक्सपोजर 2 गुना हो जाता है। यह पार्टनर्स को अपने खुद के और उनके पार्टनर्स के एक्शन के लिए उनकी जिम्मेदारी को दिखाता है। सही एंटिटी को चुनना बहुत जरूरी है। अच्छी एंटिटीज आपके एसेट्स को बिजनेस के रिस्क से बचा सकती हैं। यह आपकी जिम्मेदारियों को भी कम कर सकती हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एक अच्छी एंटिटी है कॉरपोरेशन, जो एक या एक से ज्यादा शेयर होल्डर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। इस तरह की एंटिटी में बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज के लिए कॉरपोरेशन जिम्मेदार होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि उसके शेयर होल्डर्स पर्सनल जिम्मेदारियों से बचे रहते हैं। कॉरपोरेशन उन्हें स्टॉक इंसेंटिव और पब्लिक क्रेडिबिलिटी भी रखने देता है। कॉरपोरेशन 2 तरह के होते हैं, सी कॉरपोरेशन और एस कॉरपोरेशन। सी कॉरपोरेशन का एक नुकसान ये है कि उसमें होने वाली कमाई पर 2 बार टैक्स लगता है। इसका मतलब यह है कि जब वह पैसे कमाते हैं तब कॉरपोरेशन को उस इनकम पर टैक्स देना होता है, और फिर जब कॉरपोरेशन अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में बांटता है तो उन्हें मिलने वाले पैसों पर भी कॉरपोरेशन को टैक्स देना पड़ता है। वहीं एस कॉरपोरेशन में फ्लो थ्रू टैक्स का फीचर होता है। इसका मतलब यह है कि कॉरपोरेशन को अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ता। इसका फायदा और नुकसान उसके ओनर यानी मालिक को दिया जाता है। भले ही बहुत से छोटे बिजनेस इस तरह का कॉरपोरेशन चुनते हैं, फिर भी इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। जैसे एस कॉरपोरेशन में सिर्फ 75 अमेरिकन शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। इस लिमिट की वजह से लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी LLC को बनाया गया था। LLC भी एक अच्छी एंटिटी है। यह कॉरपोरेशन के लिमिटेड लायबिलिटी को प्रोटेक्शन देती है और साथ ही फ्लो थ्रू टैक्सेशन भी देती है। कॉरपोरेशन से उल्टा एक LLC को उसके मेंबर्स या मैनेजर मैनेज कर सकते हैं। इसे 2 बार टैक्स लगने से बचाने के लिए बनाया गया था। LLC की एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें अनलिमिटेड ऑनरशिप होती है। इसके मेंबर्स के नंबर पर कोई लिमिट नहीं होता है और दूसरे देश के लोग भी इसके मेंबर बन सकते हैं। कॉरपोरेशन से कंपेयर किया जाए तो ये एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है। ये इसके मेंबर्स को फायदे और नुकसान को अच्छे से डिवाइड करने की मदद करता है। कॉरपोरेशन से उल्टा इसमें ऑनरशिप के परसेंटेज के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है। आखिरी अच्छी एंटिटी है लिमिटेड पार्टनरशिप। ये जनरल पार्टनरशिप के जैसी ही होती है। इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि लिमिटेड पार्टनरशिप में 2 तरह के पार्टनर होते हैं,
पहला टाइप है एक जनरल पार्टनर। वह सारे काम करने का इंचार्ज होता। इन पर ही पार्टनरशिप के डेट की जिम्मेदारी होती है। अक्सर जनरल पार्टनर के रूप में कॉरपोरेशन या एलएलसी का इस्तेमाल करके लिमिटेड पार्टनरशिप को ऑर्गेनाइज किया जाता है। दूसरा टाइप है लिमिटेड पार्टनर। उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन उनकी पार्टनरशिप तक लिमिटेड होता है और वह बिजनेस के ऑपरेशन में शामिल नहीं होते हैं। अपने इन्वेस्ट किए गए रकम के अलावा वह बाकी के पार्टनरशिप के पैसों या डेट के लिए पर्सनली जिम्मेदार भी नहीं होते हैं। वह मालिक बन सकते हैं पर उस एंटिटी के काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इन एंटिटीज़ के बारे में जानने से आपको अपने बिजनेस के लिए सही एंटिटी चुनने में मदद मिल सकती है। इसलिए फ्यूचर में सक्सेस को पक्का करने के लिए इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सोच समझकर डिसीजन लें। हाउ टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ अ कॉरपोरेशन। हम सभी जानते हैं कि एक एंटिटी में सारे बिजनेस सिचुएशन नहीं आ सकते हैं। हालांकि जब बात सबसे ज्यादा पैसे बचाने की और फ्रिंज बेनिफिट्स के लिए टैक्स लॉ का इस्तेमाल करने की आती है, तब सी कॉरपोरेशन से सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। पर ये फ्रिंज बेनिफिट्स आखिर होते क्या हैं? ये वह एडवांटेज होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी के अलावा अपने बॉस से मिलते हैं। सी कॉरपोरेशन के फायदों को दिखाने के लिए चलिए टोनी और थेरेसा का केस देखते हैं। टोनी और थेरेसा की एक हैप्पी फैमिली थी। टोनी लैब में टेक्नीशियन था और थेरेसा अपना समय बच्चों को पालने में लगाती थी और पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। दिक्कत ये थी कि टोनी की अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी उन्हें पैसों की कमी होती रहती थी। इसी दिक्कत की वजह से थेरेसा ने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया और TNT इनसी को बनाया। जल्द ही उसने कॉरपोरेशन में पैसे लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसे अपनी फैमिली के लिए फ़ायदे मिलने शुरू हो गए। सबसे पहले TNT इनकी ने ऑफिस रेंट के खर्चों के लिए पैसे दिए, पर क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा बेडरूम था तो थेरेसा ने इसे ही सेट करके अपना ऑफिस बना लिया। इसके अलावा उसका कॉरपोरेशन उसकी स्टार्टअप के पैसों में कटौती डिडक्शन कर सकता है। कटौती में बिजनेस कार्ड प्रिंट करना, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम में शामिल होना वगैरह आता है। इसके अलावा उसे एम्प्लॉय के खर्चे भी मिलते थे। थेरेसा TNT इनकीन से कार से आने जाने के पैसे भी लेती थीं, कार अलाउंस। हालांकि उसे रोज़ कॉरपोरेशन आने जाने के एक्यूरेट रिकॉर्ड और रिपोर्ट मेंटेन करने पड़ते थे। इसके साथ ही उसके ऊपर गैस और कार की मेंटेनेंस के पैसे देने की भी जिम्मेदारी थी। सी कॉरपोरेशन में अचीवमेंट के अवार्ड भी मिलते हैं, पर क्योंकि थेरेसा सिर्फ अकेली एम्प्लॉय थी तो उसने खुद को सबसे अच्छा काम करने के लिए $400 का अवार्ड दिया था। ये रिवॉर्ड एक टैक्स फ्री गिफ्ट और कॉरपोरेशन के लिए डिडक्शन की तरह था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक कॉरपोरेशन हर साल नॉन क्वालिफाइड अचीवमेंट अवार्ड के लिए $400 तक दे सकता है। नॉन क्वालिफाइड अचीवमेंट अवार्ड एम्प्लॉयज़ को तब भी दिया जाता है जब वे इंटरनल रेवेन्यू सर्विस IRS के टैक्स बेनिफिट्स के क्राइटेरिया को पूरा नहीं भी करते हों। इसके अलावा थेरेसा अपने ट्रैवल करने के पैसे भी उससे ले सकती थी। भले ही टोनी को अपने खर्चे खुद करने पड़ते थे, पर बाकी सभी के लिए कॉरपोरेशन पैसे देता था। जब तक वह काम बिजनेस के लिए होता था, तब तक थेरेसा फॉरेन में ट्रैवल करने के लिए एंटिटी का फ़ायदा ले सकती थी। दूसरा फ़ायदा ये था कि थेरेसा की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कॉरपोरेशन पैसे देता था। वह अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लाइफ इंश्योरेंस और डिपेंडेंट केयर सर्विसेज भी देता है और यह सभी थेरेसा के लिए फ़ायदेमंद थे और कॉरपोरेशन के लिए डिडक्शन थे। रिटायरमेंट प्लान के लिए थेरेसा ने जाना कि इसके 2 टाइप हैं जो वो सी कॉरपोरेशन से ले सकती है। पहला है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जिसमें एम्प्लॉई और उसका बॉस साथ मिलकर एम्प्लॉई की सैलरी के एक हिस्से को एक अलग अकाउंट में जमा करते हैं। इसमें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फ़ायदे इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं और एक स्पेसिफिक लिमिट तक एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन को मैच करते हैं। दूसरा टाइप है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। जो चीज़ इसे पहले वाले से अलग बनाती है वह ये है कि यह प्लान रिटायर होने वालों को एक फिक्स्ड इनकम देती है। ये जानने के बाद थेरेसा ने पहले वाले को चुना क्योंकि उसे लगा कि वह ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और उसे ये बात भी पसंद आई कि कैसे उसका कंट्रीब्यूशन इस बात पर बेस्ड था कि कॉरपोरेशन कितने अच्छे से काम कर रहा है। आखिर में सी कॉरपोरेशन को इस्तेमाल करने का एक और यूनिक फ़ायदा ये था कि उसमें टैक्स के रेट कम थे। एस कॉरपोरेशन के टैक्स पेमेंट के मुकाबले सी कॉरपोरेशन में टैक्स के रेट कम होते हैं। अगर थेरेसा ग्रोथ या दूसरे कामों के लिए पैसों को कॉरपोरेशन में ही बनाए रखना चाहती है तो उसके लिए सी कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। हालांकि अगर कॉरपोरेशन लगातार प्रॉफिट कमा रही है और थेरेसा को पैसे अपने पास चाहिए तो इसके लिए एस कॉरपोरेशन ज़्यादा अच्छा होगा। TNT इंक ने जैसे काम किया
उसके रिजल्ट से टोनी और थेरेसा बहुत खुश थे। जो फायदे उन्हें मिले उनसे उन्हें एहसास हुआ कि उनके सी कॉरपोरेशन की मैक्सिमम मदद से उनके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में बहुत फर्क आया है। हाउ टू यूज एन एस कॉरपोरेशन विदाउट फियर ऑफ फेलियर। जब आप सबसे अच्छी एंटिटी को चुनने के लिए किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं तो हो सकता है कि वह एस कॉरपोरेशन को ही रिकमेंड करें। कई तरह के बिजनेस के लिए यह अच्छी चॉइस होती है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको इसके रूल्स को समझना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि इसे क्या सी कॉरपोरेशन से अलग बनाता है। चलिए बर्नहैम बेक्ड हैम्स के केस पर नजर डालते हैं। यह बिजनेस जेनी, एलिजाबेथ और बर्नी ने शुरू किया था। उन्होंने एस कॉरपोरेशन को इस्तेमाल करना चुना क्योंकि जेनी प्रॉफिट पर 2 बार टैक्स नहीं भरना चाहती थी, जैसा कि सी कॉरपोरेशन में देखा जाता है। वह सैलरी के अलावा कमाए गए पैसों पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के टैक्स नहीं भरना चाहती थी। बिजनेस के पहले साल में वह सक्सेसफुल रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि एस कॉरपोरेशन को इस्तेमाल करना उनके लिए फायदेमंद रहा था। जब उनकी कंपनी जल्दी जल्दी बढ़ने लगी तब उन्होंने टोरंटो के एक डिस्ट्रीब्यूटर बेसिल ली को खरीद लिया। इसके बाद कुछ समय बीता और उन्हें एक नोटिस आया कि उनके एस कॉरपोरेशन के स्टेटस को हटा दिया गया है। उन्हें तब शॉक लगा जब उन्हें पता चला कि अब वो सी कॉरपोरेशन बन गए हैं। इस बदलाव के पीछे की वजह यह थी कि बेसिल ली एक नॉन-यूएस शेयर होल्डर था। उनके पास एक से ज्यादा क्लास के स्टॉक थे और एलिजाबेथ का ट्रस्ट भी एक शेयर होल्डर था। किस्मत से इससे उनके बिजनेस पर बुरा असर नहीं पड़ा। सी कॉरपोरेशन बनने से उन्हें बहुत फायदे मिले, जिनमें बढ़े हुए रेवेन्यू और बिजनेस को और बढ़ाने के मौके शामिल थे। कुछ बिजनेसेस के लिए एस कॉरपोरेशन सही हो सकता है। एस कॉरपोरेशन को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे कॉरपोरेट इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगी रहता है। क्योंकि इस टाइप के कॉरपोरेशन फ्लो थ्रू एंटिटी होते हैं तो शेयर होल्डर्स अपने लॉस और डिडक्ट किए गए पैसों को वापस मांग सकते हैं। पर इसका नुकसान यह है कि यह बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एस कॉरपोरेशन में बहुत से गाइडलाइंस होते हैं जो लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। हो सकता है कि जिन्हें इन रूल्स के बारे में ठीक से पता न हो वे इसमें फंस जाएं। जब एक कॉरपोरेशन एस कॉरपोरेशन बनना चुनता है तो उसके साथ ही टैक्स भी आते हैं। ये टैक्स तब लगता है जब एक एस कॉरपोरेशन पहले के सी कॉरपोरेशन के एसेट्स को बेचता है। एस कॉरपोरेशन को चुनने के बाद से लेकर 10 साल तक ये टैक्स इफेक्ट में रहता है। जैसा कि बताया गया है, एस कॉरपोरेशन पास थ्रू एंटिटीज होती हैं, जिसका मतलब है कि उसके हर एक मालिक को अपने ऑनरशिप के पैसों के हिसाब से कॉरपोरेशन के इनकम का हिस्सा मिलता है। हालांकि यह ध्यान में रखना जरूरी है कि कुछ स्टेट्स में इनकम टैक्स एस कॉरपोरेशन के इस्तेमाल पर असर डाल सकता है। तो हमने जाना कि सी कॉरपोरेशन टैक्स के फायदों में फ्रिंज बेनिफिट्स देने में सबसे अच्छा होता है। ये बात हम एस कॉरपोरेशन के लिए नहीं बोल सकते हैं। एस कॉरपोरेशन में से बेनिफिट देने के पैसे काटे जा सकते हैं। हालांकि जिन शेयर होल्डर्स के पास कॉरपोरेशन के स्टॉक 2% से ज्यादा होते हैं उन्हें इन फायदों को अपने इनकम का हिस्सा दिखाना पड़ता है, जिस पर टैक्स लगता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि न एंटिटी को टैक्स में फायदा मिलता है और न ही उसके मालिकों को। एस कॉरपोरेशन के फायदे और नुकसान को समझना आपको यह जानने में मदद करेगा कि उस एंटिटी का इस्तेमाल करना आपके लिए सही है या नहीं। इसलिए अपने बिजनेस के पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करने के लिए जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है उसे चुनना जरूरी है। हाउ अ चार्जिंग ऑर्डर वर्क्स टू योर एडवांटेज। एक यूनिक फीचर जो लिमिटेड पार्टनरशिप (LP) और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज (LLC) प्रोवाइड करती हैं वह है चार्जिंग ऑर्डर पोटेंशियल। इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद के लिए जो और उसकी फैमिली का एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में लिमिटेड पार्टनरशिप का इस्तेमाल होगा, लेकिन यह LLC पर भी अप्लाई हो सकता है। जो का एक बिजनेस था जिसमें वह फोर्कलिफ्ट बेचता और रिपेयर करता था। फोर्कलिफ्ट, जिसे लिफ्ट ट्रक भी कहा जाता है, पावर के जरिए चलने वाला इंडस्ट्रियल ट्रक है जिसका इस्तेमाल मटेरियल को उठाने और कम दूरी तक ले जाने के लिए किया जाता है। शुरुआत में वह बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह चलाता था और उसने सक्सेसफुली इस बिजनेस को बढ़ा दिया था। इसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि वह अपने पैसों को बचाएगा और एक नया वेंचर ढूंढेगा। जब जो अपने इस्तेमाल के लिए एंटिटी ढूंढ रहा था तब उसे लिमिटेड पार्टनरशिप सही लगा। इसके साथ ही अपने बच्चों को लिमिटेड पार्टनरशिप का इंटरेस्ट देते समय वह कंट्रोल रखना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसने जोज मैनेजमेंट (INC) को शुरू किया और जोज फोर्कलिफ्ट (LP) का जनरल पार्टनर बन गया। अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो अपने ज्यादातर पैसे अपने बेटे पॉल को ट्रांसफर कर देता था, जिस पर वह बहुत विश्वास करता था। जो का सपना एक स्पोर्ट्स बार बनाना भी था।
सबके मना करने के बाद भी उसने रिस्क लिया और उस बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगा दिया। इसे शुरू करने के लिए जो ने कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल किया। फिर भी बार को लॉन्च करने के लिए बैंक से लोन लेने की जरूरत थी। कुछ समय बाद जो को आखिरकार लोन मिल गया और उसने इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने में किया। उसकी कोशिशों के बाद भी जो के बार वेंचर में चैलेंजेस आए और बाद में वह फेल हो गया। जब बैंक ने अपने पैसे वापस मांगे तब वे उसके लिमिटेड पार्टनरशिप इंटरेस्ट के खिलाफ चार्जिंग ऑन ऑर्डर ले आए। जब तक जो अपने लिमिटेड पार्टनर को पैसे नहीं दे देता तब तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। उसके बाद बैंक को वह सब ले सकता था जो उसने बांट दिया था। हालांकि जोज मैनेजमेंट इनक्यार्ज का सीईओ होने की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन को रोक सकता था। इस डिसीजन ने बैंक के लिए अपने पैसों को कलेक्ट करना मुश्किल कर दिया। बैंक इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। बाद में जो ने बैंक के पैसे वापस देकर इस दिक्कत को खत्म कर दिया। जब एक जजमेंट क्रेडिटर चार्जिंग ऑन ऑर्डर लेकर पैसे वापस लेना चाहता है तब उसे कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। इन स्टेप्स में लिमिटेड पार्टनर के खिलाफ एक जजमेंट लाना, कोर्ट से चार्जिंग ऑन ऑर्डर लेना, लिमिटेड पार्टनर्स के इंटरेस्ट को रोकने के लिए अप्लाई करना और डिस्ट्रीब्यूशन को जमा करने के लिए किसी को अपॉइंट करना जैसे स्टेप्स शामिल हैं। इतने सारे प्रोसीजर की वजह से कई बार लोग बात करके चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करते हैं। बैंक को दिया गया चार्जिंग ऑर्डर सही है या नहीं, इस बात पर बहस होती रहती है। क्योंकि उन्होंने लोन दिया होता है और उनके पास जजमेंट होता है, इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास उसे वापस लेने का हक है। इस चीज़ में 3 दिक्कतें आती हैं। पहला, कोर्ट ने लिमिटेड पार्टनर्स के फेवर में और पार्टनरशिप बिजनेस में रुकावट आने से बचाने के लिए रूल बनाए हुए हैं। हालांकि यह तभी अप्लाई होता है जब लिमिटेड पार्टनर्स कर्ज में न हों। दूसरा, जो के केस में बैंक के लिए ज्यादा समझदारी का काम यह होता कि वह लोन देने से पहले जो के फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छे से चेक करते। अगर वह ऐसा करते तो उन्हें पता चल गया होता कि उसका ज्यादातर पैसा लिमिटेड पार्टनरशिप से आता है, जिससे पैसा वापस लेना मुश्किल होगा। आखिरी बात, चार्जिंग ऑन ऑर्डर लेजिटिमेट क्रेडिटर्स को नुकसान पहुंचाने के बजाय बेकार के लीगल झगड़े को कम करने के फेवर में होता है। हाँ, बहुत से अच्छे लॉयर्स हैं पर कई करप्ट लॉयर्स भी हैं। इस वजह से अपने पैसों को जितना हो सके उतना बचाकर रखना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब सिस्टम ज्यादा पैसे वाले लोगों को टारगेट करने के लिए लॉयर्स को लाता है। लिमिटेड पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के इंटरेस्ट का इस्तेमाल करना एसेट्स को बचाने के लिए ऑनरशिप रखने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। करप्ट लॉयर्स इन एंटिटीज में प्रोटेक्ट किए गए एसेट्स का केस लेने के पहले 2 बार सोचते हैं। प्रोटेक्ट योर एंटिटी नेम। अपनी एंटिटी के लिए सही नाम चुनना बिजनेस को बनाते वक्त आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वैसे भी नाम में क्या रखा है? क्या चीज है जो इसे इतना जरूरी बनाती है? चलिए पीटर और कैथी के केस को देखते हैं। पीटर और कैथी ने अपने बिजनेस का नाम कंप्यू को रखने का सोचा था, जिसमें वह कंप्यूटर लीज पर देते थे। उन्होंने स्टेट के सेक्रेटरी से बात करके चेक किया तो उन्हें पता चला कि ये नाम अवेलेबल था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वह यही नाम रखेंगे। हालांकि प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। पीटर और कैथी को बाद में पता चला कि एक दूसरी कंपनी जिसका नाम भी कंप्यू को था, उनके पास पहले से ही उस नाम का फेडरल ट्रेडमार्क था। उस कंपनी ने पीटर और कैथी से उस नाम का इस्तेमाल बंद करने और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट रूल तोड़ना के लिए $500,000 देने की डिमांड की। यह कंपनी सिलिकॉन वैली से थी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर फोकस करने के लिए जानी जाती थी। पीटर और कैथी इसकी वजह से बर्बाद हो गए। उन्हें ये सब सॉल्व करने के लिए उस नाम का इस्तेमाल बंद करना पड़ा, एक नया लोगो बनाना पड़ा और अपने एडवर्टाइजिंग मटेरियल को बदलना पड़ा। इन सब में $25,000 से ज्यादा का खर्चा लगा। अगर उन्होंने अच्छे से ट्रेडमार्क के बारे में सर्च किया होता तो वह इन खर्चों से बच सकते थे। ये केस दिखाता है कि ट्रेडमार्क के बारे में अच्छे से सर्च करना कितना जरूरी है। ये हमें जानने में मदद करता है कि आपने अपने बिजनेस के लिए जो नाम चुना है उस पर किसी दूसरी कंपनी ने पहले से तो ट्रेडमार्क नहीं ले रखा है। अगर आप किसी दूसरी कंपनी के नाम का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको अपने ट्रेडमार्क को बदलने के लिए मजबूर किया जाए। छोटे बिजनेसेस जो गलती आमतौर पर करते हैं वह यह है कि वो सिर्फ अपने स्टेट के अंदर इस बारे में सर्च करते हैं, लेकिन यह काफ़ी नहीं है क्योंकि यह सिर्फ उनके स्टेट तक लिमिटेड होता है। यही गलती इस एग्जाम्पल में पीटर और कैथी ने की थी। अगर आप भी वहीं करते हैं जो उन्होंने किया तो हो सकता है कि आप मुसीबत में पड़ जाए। ट्रेडमार्क में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोडक्ट या सर्विस को यूनिक बनाते हैं। ट्रेडमार्क
कस्टमर का तुरंत अटेंशन पाने में भी ज़रूरी रोल निभाता है। हालांकि अगर इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करके न रखा जाए तो इसे आसानी से चुराया या कमज़ोर किया जा सकता है। यही वजह है कि ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए फेडरल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी क्यों होता है। ऐसा करने के लिए आपको पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में अप्लाई करना होता है। फिर एक ट्रेडमार्क एग्जामिनर आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करता है। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो एप्लीकेशन को पब्लिश कर दिया जाता है। यह अप्रूवल अगर दूसरों को कोई प्रॉब्लम है तो उस दिक्कत को बताने का मौका देता है। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है तो ट्रेडमार्क ऑफिशियली रजिस्टर हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में करीब 1 से 2 साल लगते हैं। इसमें 2 तरह के एप्लीकेशन होते हैं, इन यूज़ और इंटेंट टू यूज़ एप्लीकेशन। इन यूज़ एप्लीकेशन ऐसे ट्रेडमार्क के लिए होता है जो अलग अलग स्टेट में अभी इस्तेमाल किए जा रहे ट्रेडमार्क के लिए होता है। वहीं इंटेंट टू यूज़ एप्लीकेशन ऐसे मार्क के लिए होता है जो अभी इस्तेमाल में नहीं है पर फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंटेंट टू यूज़ एप्लीकेशन के जरिए आपको एक अर्ली प्रायोरिटी डेट मिल सकता है। यह डेट आपको उन लोगों से ज़्यादा प्रायोरिटी दिलाता है जिन्होंने एप्लीकेशन की डेट से पहले ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं किया था। ट्रेडमार्क के मालिक के पास अपने ट्रेडमार्क को बेचने या लाइसेंस पर देने का भी राइट होता है। अपने ट्रेडमार्क को बेचना एक अच्छी चॉइस हो सकती है अगर किसी मालिक के पास कोई ऐसा ट्रेडमार्क है जो वैल्यूएबल है और पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है। हालांकि लाइसेंस देते वक्त, एग्रीमेंट साइन करते वक्त और नेगोशिएट करने में हमेशा एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्ट किया हुआ ट्रेडमार्क चुनना लंबे समय के लिए बिजनेस के सक्सेस की फाउंडेशन बनाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कंपनी का सही नाम चुनना कितना ज़रूरी है। हाउ टू डील विथ ऑल ऑफ द एम्प्लॉई इश्यूज। अब मान लीजिए कि आपके पास एक कंपनी स्ट्रेटजी है और उसे मैनेज करने के लिए टीम भी है। साथ ही आपको इन्वेस्टर्स से फंडिंग मिल चुकी है। सिर्फ एक चीज़ बाकी है और वो है एम्प्लॉयज़ को हायर करना। चलिए पहले समझते हैं कि एक एम्प्लॉई और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में क्या फ़र्क होता है। एम्प्लॉई वह होता है जो उसे दी गए कुछ कामों को पूरा करता है। वह जितना काम करता है उसके हिसाब से उसे पैसे मिलते हैं। वहीं एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को दूसरी पार्टी को डॉक्यूमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कुछ सर्विस देने के लिए हायर किया जाता है। जो चीज़ उन्हें इंडिपेंडेंट बनाती है वह ये है कि एम्प्लॉयर उन्हें आमतौर पर किसी काम के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट पर हायर करता है जो कि उनके बीच तय किए गए टर्म्स के हिसाब से होता है। एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपना टैक्स और इंश्योरेंस खुद भरना होता है। लॉ के हिसाब से इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉई नहीं माना जाता है, जिसका मतलब है कि कंपनी पर वह जिम्मेदारियां नहीं होंगी जो किसी को एम्प्लॉई को रखने से जुड़ी होती हैं। इसलिए नए बिजनेस की शुरुआत करते वक्त एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी होता है। यह खासकर उस रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है जो आपके और आपके एम्प्लॉयज़ के बीच होगा। इसे समझने में आपकी मदद करने के लिए चलिए नए बिजनेस से आमतौर पर जुड़े 2 तरह के एम्प्लॉयमेंट ग्रुप्स के बारे में जानते हैं, जो हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ और की एम्प्लॉयज़। चलिए की एम्प्लॉयज़ पर फोकस करते हैं क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं। की एम्प्लॉयज़ कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ बिजनेस ऑपरेशंस के लिए स्पेशल स्किल्स होते हैं। इसलिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बहुत ध्यान से बनना चाहिए। इसकी वजह यह है ताकि हम की एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर पाएं और बिजनेस को ग्रो होने में मदद मिल सके। एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। इसमें जॉब टाइटल और उस एम्प्लॉई को क्या क्या काम करने हैं, कितने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट है, उसे मिलने वाली सैलरी और फ़ायदे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद क्या होगा के साथ साथ बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं। हर एक एलिमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच बैलेंस्ड कनेक्शन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए दोनों पार्टीज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एग्रीमेंट के हर सेक्शन को अच्छी तरह से एग्जामिन करना ज़रूरी है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच के रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं। यूएस में इसका एक एग्जाम्पल है फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट यानी FLSA। इस लॉ के हिसाब से बिजनेस को कम से कम गवर्नमेंट द्वारा तय किए गए मिनिमम सैलरी जितने पैसे एक एम्प्लॉई को देने ही होंगे। इसके अलावा उन्होंने चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी पर सख्ती से रोक लगाई हुई है, खासकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने पर। यह लॉ इक्वल पे यानी बराबर पेमेंट और ओवरटाइम जैसे मुद्दों पर भी अप्लाई होता है। इसलिए अगर आप इन नियमों की वजह से मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी के रिकॉर्ड को ध्यान से मैनेज करें। कुछ दूसरे प्लान्स भी होते हैं जिन्हें एम्प्लॉई बेनिफिट प्लान कहते हैं।
अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये प्लान बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं। एम्प्लॉई बेनिफिट में 2 अलग अलग एरिया होते हैं, ट्रेडिशनल बेनिफिट्स और इक्विटी बेस्ड बेनिफिट्स। ट्रेडिशनल बेनिफिट्स आमतौर पर मेडिकल और हेल्थ से जुड़े होते हैं। इन बेनिफिट्स में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, रिटायरमेंट प्लान, पेंशन प्लान और भी बहुत कुछ आता है। यूएस का सेक्शन 401(k) ट्रेडिशनल बेनिफिट का एक एग्जाम्पल है। यह प्लान एम्प्लॉयज़ को अपने कंट्रीब्यूशन पर देर से टैक्स देने में मदद करता है और कंपनी के कंट्रीब्यूशन को कैश की तरह लेने या उसे रिटायरमेंट प्लान में डालने का ऑप्शन देता है। वहीं इक्विटी बेस्ड बेनिफिट्स आमतौर पर वह इंसेंटिव होते हैं जिन्हें इक्विटी या कंपनी के ऑनरशिप की तरह दिया जाता है। ये एम्प्लॉयज़ को कंपनी के फाइनेंशियल सक्सेस को शेयर करने में मदद करता। इसका एक एग्जाम्पल है स्टॉक परचेस प्लान। यह प्लान एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन में लिंक बनाए रखते हुए डिस्काउंट में कंपनी के शेयर खरीदने में मदद करता है। जब आप एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी शुरू करते हैं तब याद रखें कि एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिश्ता बनाना सक्सेस पाने का एक रास्ता है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को ठीक से हैंडल करें, अपने अंदर मोटिवेशन लेकर आएं और फिर अपने बिजनेस को ग्रो करता हुआ देखें। व्हाट हैपन्स एट द एंड? एक बिजनेस शुरू करते वक्त हम एक्साइटेड महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ नया शुरू होने वाला होता है। लेकिन हम इस बारे में नहीं सोचते कि जब बिजनेस खत्म होगा तब क्या होगा। चलिए एक लिमिटेड पार्टनरशिप से ये बात शुरू करते हैं। आमतौर पर इसके लिए एक अच्छे से ड्राफ्ट किए हुए पार्टनरशिप एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें बिजनेस को बंद करने के कंडीशंस भी होते हैं। डिसोल्यूशन या फिर जिसे किसी बिजनेस का ऑफिशियली बंद होना कहते हैं, इसके होने की कई वजह होती है। इसका एक एग्जाम्पल है जब कोई जनरल पार्टनर कंपनी को छोड़ दे। वहीं वाइंडिंग अप का भी प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विडेशन आता है। डिसोल्यूशन की तरह ही ये प्रोसेस तब होता है जब एक बिजनेस बंद होने वाला होता है। लिक्विडेशन के दौरान बिजनेस को बंद करने से पहले अपने कर्जे चुकाने के लिए कंपनी अपने एसेट्स को बेच देती है। हालांकि बिजनेस को बंद करने के पहले कोई भी डेफिसिट या घाटा हो तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। कोई डेफिसिट तब होता है जब कोई लायबिलिटी कंपनी के एसेट से ज्यादा होती है, पर क्योंकि लिमिटेड पार्टनर्स बिजनेस की लायबिलिटीज से बचे हुए रहते हैं तो उन्हें डेफिसिट्स को भरने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज पर भी इन रूल्स से असर पड़ता है, बस कुछ मामूली फर्क है। इसमें डिसोल्यूशन के लिए LLC के ज्यादातर मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत होती है। यह लिमिटेड पार्टनरशिप की तरह नहीं होता जहां वो बस जनरल पार्टनर पर डिपेंड करता है। आमतौर पर LLC का वाइंडिंग प्रोसेस उसके मैनेजिंग मेंबर्स करते हैं। कुछ केस में यह बाकी के मेंबर्स द्वारा किया जाता है। लिमिटेड पार्टनरशिप्स की तरह ही इसमें भी लिक्विडेशन होता है, पर जो चीज़ इसे अलग बनाती है वह है कि कर्ज चुकाते वक्त ये पहले अपने क्रेडिटर्स को पे करते हैं और उसके बाद अपने मेंबर्स को। आखिर में LLC में डेफिसिट्स की भरपाई करने के लिए मेंबर्स को आमतौर पर ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। हालांकि कुछ रूल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कंपनी के दूसरे मेंबर से कंपनसेशन लेना अलाउ करें। जैसा कि हम जानते हैं, कॉरपोरेशन में शेयर होल्डर्स होते हैं। डिसोल्यूशन का प्रोसेस शुरू होने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ उनका अप्रूवल लेना भी जरूरी होता है। उसके बाद वे सारे खर्चों और बचे हुए कर्जों को चुकाते हैं। LLC की तरह ही ये डेट को प्रायोरिटी के हिसाब से चुकाते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस प्रोसेस से गुजरते वक्त बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप क्रेडिटर्स से पहले शेयर होल्डर्स को पैसे दे देंगे तो हो सकता है कि कंपनी में हुए डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर आ जाए। इस तरह की सिचुएशन का सामना करने से आपको बचना चाहिए। एक कॉरपोरेशन में इनवॉलंटरी डिसोल्यूशन नाम की भी एक चीज होती है। इनवॉलंटरी डिसोल्यूशन तब होता है जब कुछ शेयर होल्डर्स साथ में इसके लिए अप्लाई करते हैं। ये शेयर होल्डर्स कंपनी में हो रही चीजों को देखने के लिए एक रिसीवर की मदद लेते हैं, पर रिसीवर को किसी भी कीमत पर नहीं रखना चाहिए। इसका नतीजा कंपनी पर कंट्रोल खत्म होना और ऑब्जेक्टिविटी की पोटेंशियल कमी हो सकता है। अगर यह सभी चीजें आपको कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए करनी पड़ती हैं तो आप फिर भी ऐसा क्यों करना चाहेंगे? अगर आप ऐसा न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसकी वजह यह है कि जो मुकदमे कॉरपोरेशन पर हो सकते हैं वह उसके डिसोल्यूशन के बाद उसके मालिक के ऊपर चले जाते हैं। ऐसे रिस्क को अवॉइड करने के लिए बेहतर होगा कि आप कॉरपोरेशन को बनाए रखें। ऐसा करने से ये आपको लायबिलिटी प्रोटेक्शन देता रहेगा। कंक्लूजन: सबसे पहले आपने बिजनेस की दुनिया के अलग अलग एंटिटीज के बारे में जाना। सोल प्रोप्राइटरशिप और जनरल पार्टनरशिप बुरी एंटिटीज होती हैं, वहीं कॉरपोरेशन
लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और लिमिटेड पार्टनरशिप अच्छी एंटिटीज में आते हैं। इन सभी को समझने से आपको यह डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि आपके बिजनेस के लिए सबसे अच्छा कौन सा है। दूसरा, आपको सी कॉर्पोरेशन से मिलने वाले कई फायदों के बारे में पता चला। जब फ्रिंज बेनिफिट्स देने की बात आती है, तब ये एंटिटी सबसे अच्छी होती है। ये आपको आपके ऑफिस का रेंट, कार से आने जाने के खर्चे, ट्रैवल करने के खर्चे, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान और भी बहुत चीज़ों के पैसे देने में मदद करता है। जब आप फ्यूचर में सी कॉर्पोरेशन रखने का प्लान करें, तो इन बेनिफिट्स को ध्यान में रखें ताकि आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले पाएं। तीसरा, आपने एस कॉर्पोरेशन के बारे में जाना। बहुत से लोगों को लगता है कि यह एक नए बिजनेस के लिए सबसे अच्छी एंटिटी होती है। भले ही इसके कुछ फायदे हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से बचाव, पर इसके साथ कुछ गाइडलाइंस भी आती हैं जिन्हें सख्ती से फॉलो करना पड़ता है। इन्हें समझने से आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि क्या आप एस कॉर्पोरेशन में आने वाले चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं या नहीं। चौथा, आपको चार्जिंग ऑर्डर के बारे में पता चला। यह आमतौर पर लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में होता है। एक चार्जिंग ऑर्डर क्रेडिटर को डेटर के द्वारा किए गए डिस्ट्रीब्यूशन को रिसीव करने में मदद करता है। अगर आप बिजनेस के मालिक हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन को रोककर इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि क्रेडिटर एंटिटी के पैसों में से आपका शेयर न ले पाए। पांचवा, आपने सीखा कि अपनी एंटिटी का नाम प्रोटेक्ट करके रखना कितना जरूरी है। आपके एंटिटी का नाम आपका ट्रेडमार्क होता है, जो आपके बिजनेस को दूसरों से अलग बनाता है। ये आपके कस्टमर्स के अटेंशन को पाने वाली पहली चीज भी होती है। छठा, आपने जाना कि एम्प्लॉई से जुड़े मुद्दों से कैसे डील करना है। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, तो अपने एम्प्लॉयज के साथ मजबूत रिश्ता बनाना बहुत जरूरी होता है। आप ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनाकर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिश्ते के लॉ को समझकर और एम्प्लॉई बेनिफिट प्लान बनाकर कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। आखिर में, आपने सीखा कि अगर आपका बिजनेस खत्म हो जाता है, तो उसके लिए प्लान बनाकर रखें। इस प्लान में आमतौर पर वाइंडिंग अप का प्रोसेस, लिक्विडेशन और सारे डेफिसिट्स को कवर करना शामिल है। हालांकि अपनी एंटिटी के खिलाफ किसी भी लायबिलिटी से खुद को बचाने के लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने बिजनेस को एक्टिव रखें। यही वह सीक्रेट्स हैं जिसने लोगों को आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में मदद की है। याद रखें, उस एंटिटी का इस्तेमाल करें जो आपको आपके पर्पस को पूरा करने में मदद करने में लिए सबसे अच्छा हो। इस इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपनी एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी शुरू कर सकते हैं और अपना खुद का कॉर्पोरेशन बना सकते हैं।